अनअकैडमी पे सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून, जितने लोग मुझसे जुड़े हो। चलिए आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सेक्शन पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज कहता हूँ, ठीक है ठीक है, अनअकैडमी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप क्लास दे सकते हैं। लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है। आप घर बैठे ही इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनसे क्लास ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा। जैसे लाइव क्लास मैं ले रहा हूँ, मैं इधर से बोल रहा हूँ, उधर से आप लोग सुन रहे होंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से आपके क्लास चलेंगे। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स चलेगा, यानी कोई भी जो टॉपिक आपका चलेगा प्रॉपर तरीके से, जैसे ऑफलाइन क्लास चलता था वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में चलेगा, ठीक है। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज का मतलब ये होता है कि जो भी टेस्ट और क्विज आप देंगे वो लाइव, मतलब टेस्ट और क्विज देने से ये रहेगा बेनिफिट आपको कि कोई भी सिलेबस आप पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, अगर उसका टेस्ट देते हैं तो आपका जो रिपीटिशन होता है पेपर देने के से पहले का, वो सारी चीजें आपको पता चल जाती है, ठीक है। बार बार टेस्ट देने से आप अपने आप को इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हो टेस्ट बराबर देते रहिए आप, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि अगर कोई लाइव क्लास नहीं भी कर पाता है तो वो लाइव क्लास उसके मोबाइल पे स्टोर हो जाएगा, और कितनी बार भी वो चाहे तो कभी भी एनी टाइम वो अनलिमिटेड एक्सेस के साथ उसको देख सकता है, सुन सकता है, उसको पढ़ सकता है, ठीक है। ये ऑफलाइन में सुविधाएं नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन में अनअकैडमी पे सबसे अच्छी सुविधा यही है। और भी सुविधाएं हैं, लेकिन सबसे अच्छी सुविधा तो ये है कि अगर कोई लड़का नहीं भी अटेंड कर पाता है क्लास, तो वो जो क्लास होगा वो उसके मोबाइल पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये अनअकैडमी का ऐप है जिसे गूगल प्ले स्टोर से या ऐप के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हो वो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, और मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर चल रहा है। आने वाले समय में पॉलिटी भी पढ़ाया जाए, ठीक है। ये टेलीग्राम का लिंक है, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ना चाहते हैं इस टेलीग्राम के लिंक से मुझसे जुड़ सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसमें आपको जो भी आपका पीडीएफ है क्लास का वो मिल जाएगा, टाइमिंग, डेट, लिंक सब कुछ इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, टॉप 100 एजुकेटर, वो यूपीएससी सीएससी के फील्ड के जितने भी टॉपर्स हैं वो अनअकैडमी पे इस समय अवेलेबल है। आप किसी भी टॉपर से क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे जितने टॉपर्स दिखाई दे रहे हैं, आप किसी भी टॉपर से क्लास ले सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। अगर मैं यूपीएससी सीएससी के सिलेबस के बारे में बात करूं, सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं, जैसे कि पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी का समरी है, हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन है, ऑप्शनल कोर्स भी हैं अनअकैडमी के द्वारा स्टार्ट हो चुके हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर का क्लास है, इंडियन इकोनॉमी का क्लास है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी का क्लास है, आंसर राइटिंग कोर्सेज है। ये सारे कोर्स अनअकैडमी पे अवेलेबल है। आप कोई भी कोर्स सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो प्लान चलते हैं, एक प्लस का प्लान चलता है, दूसरा आइकॉनिक का प्लान चलता है। जो प्लस का प्लान चलता है वो 1 ईयर का भी होता है और 2 ईयर का भी होता है, मतलब 12 महीने का भी होता है, 24 महीने का भी होता है, ठीक है, प्लस प्लान। जो 1 ईयर का फी है उसका 49,500 रुपए है, 1 ईयर का फी। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 44,550 रुपए। वहीं 2 साल का सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं तो जो चार्ज है 72,000 है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज लगेगा 64,800 लगेगा। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, इसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट बार बार देने का मौका मिलेगा आपको, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। ये प्रॉपर चारों तरीके से स्ट्रक्चर शेड्यूल बताया ही था मैंने आप लोगों को। अगर इकोनॉमिक्स का क्लास है तो इकोनॉमिक्स चलेगा, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, तो प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास चलेंगे। और एक चीज और है कि जो सब्सक्रिप्शन आप चाहे 1 ईयर का लेते हैं चाहे 2 ईयर का लेते हैं, इसमें प्री है, आपका मेंस है, मेंस में जीएस के चारों पेपर है, आपके ऑप्शनल के भी सब्जेक्ट है, आपके एसए का भी सब्जेक्ट है, एंड टोटल कंप्लीट ये पैकेज है आपका, प्री का, मेंस का, ऑप्शनल का, एसए का, टोटल ये कंप्लीट पैकेज है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है आपको, चाहे 1 ईयर का लेते हैं चाहे 2 ईयर का लेते हैं, ठीक है। ये प्लस सब्सक्रिप्शन है आपका। और दूसरा आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, थोड़ा सा डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक में। ये भी 1 ईयर का है और 2 ईयर का है, 12 महीने का और 24 महीने का है। जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो 64,000 रुपए है।
पी कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज लगेंगे 57,600 रुपए लगेंगे आपके। वहीं 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन का चार्ज है 99,000 है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज लगेंगे 89,100 रुपए आपके चार्ज लगेंगे। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, इसमें ये प्लस के चारों फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनली फीडबैक आप लोग को दिया जाएगा। मतलब इसमें पर्सनल कोच की भी सुविधा रहेंगी जो पर्सनली हर बच्चे को समझाएंगे, बताएंगे, पढ़ाई के तरीकों के बारे में। डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा आपका। स्टडी प्लानर होंगे जो प्रॉपर तरीके से सारे स्टडी के बारे में आपको बताते रहेंगे, और पर्सनली आप सभी स्टूडेंट को फीडबैक दिया जाएगा। यानी कि ये जो फीचर्स होगा वो भी आपका आइकॉनिक पे मिलेगा। इसमें भी आपका प्री है, आपका मेंस है, आपका एस्से है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी टोटल कंप्लीट पैकेज है आपका। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के हम पहले टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है फंडिंग में विलंब के बाद चाबाहार जायदान रेल परियोजना के निर्माण से भारत को अलग किया गया। ठीक है, यानी कि फंडिंग में लेट हुआ और उसके कारण चाबाहार जो ईरान में पड़ता है जायदान रेल परियोजना के निर्माण से भारत को अलग किया गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ईरान द्वारा चाबाहार रेल परियोजना चाबाहार जायदान रेल परियोजना से भारत को अलग कर दिया गया है, जो कि ईरान में भारत के सहयोग से पूरा किया जाना था। कहने का मतलब है कि जो चाबहार जायदान रेल परियोजना था उसको भारत के सहयोग से पूरा किया जाना था, और फंडिंग की विलंब के कारण भारत को इस परियोजना से अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो जो मैंने बताया अभी शुरुआत में आपको कि ईरान द्वारा, जो ईरान जो देश है उसके द्वारा जो भारत और ईरान के बीच में जो संबंध स्थगित किया गया था, स्टार्ट किया गया था, तो ईरान मतलब दोनों के बीच में जो संबंध था, जो चाबहार जायदान रेल परियोजना को बनाने के लिए जो बात हुई थी, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो उससे भारत को अलग कर दिया गया है। और जो कारण बताया गया है कि भारत द्वारा जो फंडिंग था उसमें विलंब किया गया है, इसी कारण उससे भारत को इस परियोजना से अलग कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं, ये फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया गया है। ठीक है, यहाँ पे नोट करके मैंने बता दिया है कि ईरान द्वारा इस परियोजना से भारत को बाहर करने की जो वजह भारत द्वारा समय पर फंडिंग का न होना बताया गया है। ठीक है, यानी कि ईरान द्वारा इस परियोजना से भारत को बाहर करने की जो वजह बताया गया है कि भारत द्वारा समय पर फंडिंग नहीं कर पा रहा है, समय से फंड इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, यही ईरान द्वारा ये कारण बताया गया कि भारत को हम इस परियोजना से बाहर इसीलिए कर रहे हैं कि वो सही समय पर फंडिंग नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को भी? ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसमें। ईरान द्वारा यह कहा गया है कि ईरान रेलवे जो है अब बिना भारत की मदद से इस परियोजना को पूरा करेगा। ठीक है, क्योंकि ये रेल परियोजना थी, चाबहार जायदान रेल परियोजना, तो ईरान द्वारा अब ये कहा गया कि ईरान रेलवे अब बिना भारत की मदद से, बिना भारत के हेल्प से इस परियोजना को पूरा करेगा, और इसके लिए ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड से $40 करोड़ की धनराशि का प्रयोग परियोजना को पूर्ण करने के लिए ईरानी सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो रेल परियोजना था, जो चाबहार जायदान रेल परियोजना था, जिससे भारत को अलग कर दिया गया, कारण ये बताया गया कि फंड जो है देने में विलंब हो रहा है भारत की तरफ से, इसीलिए मैं हम इस परियोजना से भारत को अलग कर रहे हैं। और ईरान द्वारा ये भी कहा गया कि ईरान रेलवे अब बिना भारत की मदद से इस परियोजना को पूरा करेगा। ठीक है, और इसके लिए ईरान के नेशनल डेवलपमेंट जो फंड है, नेशनल डेवलपमेंट फंड, यानी ईरान का जो नेशनल डेवलपमेंट फंड है, ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट फंड से, फंड जो है आपका नेशनल डेवलपमेंट फंड है, उससे $40 करोड़ की धनराशि का प्रयोग परियोजना को पूर्ण करने के लिए ईरानी सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। पहले भारत को, इंडिया को इससे बाहर किया जा रहा है, इंडिया को बाहर का रास्ता दिया गया। फिर ये जो परियोजना है जायदान जो चाबहार जायदान जो जाहेदान रेल परियोजना है, उस परियोजना से भारत को अलग किया गया, और इस परियोजना से को ईरानी सरकार द्वारा नेशनल डेवलपमेंट फंड से $40 करोड़, ठीक है, करोड़ डॉलर का ऋण उनको मुहैया कराया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे सब इसका डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इस परियोजना को भारत की सरकारी रेलवे जो कंपनी थी जिसका नाम इरकान था, उसके द्वारा पूरा करने वाली थी। यानी कि ये जो परियोजना था, चाबहार जायदान जो रेल परियोजना था, ये चाबहार जायदान जो रेल परियोजना था, इसको भारत की जो सरकारी रेलवे कंपनी है जिसका नाम है इरकान, उसके द्वारा पूरा किया जाने वाला।
ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि यह जो रेल परियोजना है चाबाहार पोर्ट से जायदान के बीच तक प्रस्तावित है, जिसे बाद में अफगानिस्तान सीमा तक बढ़ाया जाना है। कहने का मतलब है कि जो ये परियोजना थी, जो भारत सरकार, भारत की सरकारी रेलवे कंपनी जो इरकान द्वारा पूरा किया जाना था, और उस परियोजना से उसको बाहर कर दिया गया है, यानी भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया गया है, और ईरान सरकार खुद इस परियोजना को पूरा करेगी, और उसके लिए एक्स्ट्रा जो फंड है वो भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है ईरान की सरकार द्वारा। और यह रेल परियोजना जो जो है चाबहार पोर्ट से जायदान के बीच तक प्रस्तावित था, यानी कि जो ये रेल परियोजना जो बनने वाला था, जो भारत और ईरान के बीच में जो संबंध था, तो ये जो रेल परियोजना था भारत और ईरान के बीच प्रस्तावित था, जिसे बाद में अफगानिस्तान सीमा तक बढ़ाया जाना था। ठीक है, तो इसका एक सामरिक एक महत्व है कि कई देशों को आप आपस में एक दूसरे से जुड़ेगा, जिससे आवागमन सही रहेगा। ठीक है, और व्यापार भी अच्छे से हो पाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए कि कौन सी कंपनी थी, जो भारत सरकार की जो सरकारी रेलवे जो कंपनी थी इरकान, उसको बाहर किया गया है। ईरान द्वारा ये कहा गया है कि फंडिंग में विलम्ब हो रहा है, भारत सरकार की तरफ से हो रहा है, इसीलिए हम इस परियोजना से उसको अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो चाबहार पोर्ट से जायदान के बीच तक प्रस्तावित था, जो रेल परियोजना था, जिसे बाद में अफगानिस्तान की सीमा तक बढ़ाया जाना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। मतलब ये जो परियोजना है चाबहार जायदान रेल परियोजना, उसको मार्च 2022 तक का पूरा करने का एक टारगेट दिया गया था। ठीक है, हाल के समय में ईरान सरकार द्वारा 628 किलोमीटर चाबहार जायदान लाइन के लिए ट्रैक पटरी बिछाने की प्रक्रिया का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो परियोजना थी चाबहार जायदान रेल परियोजना, इसको मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। और हाल के समय में ईरान की सरकार द्वारा 628 किलोमीटर चाबहार जायदान लाइन के लिए ट्रैक पटरी बिछाने की प्रक्रिया का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि कितना किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, तो 628 किलोमीटर। ठीक है, चाबहार चाबहार जायदान। ठीक है, तो इसको पॉइंट वाइज भी करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जायदान रेल परियोजना। ठीक है, तो जब रेल परियोजना है तो अपने तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि जो रेल परियोजना है इसमें भारत सरकार की कौन सी परियोजना थी, इरकॉन। इरकॉन वो कंपनी थी जिसको अलग किया गया। ठीक है, तो अभी 628 किलोमीटर का टोटल जो डिस्टेंस है चाबहार जायदान लाइन के लिए ट्रैक पटरी बिछाने के कारण ईरान सरकार द्वारा किया गया है, जिसे अफगानिस्तान में सीमा पार जारज तक बढ़ाया जाए। ठीक है, जो अफगानिस्तान में सीमा पार जारज जो जगह है वहां तक इसको बढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, आगे देखते हैं। इसके पहले जो मैं आपको बता दूं कि भारत, ईरान और अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत, ईरान और अफगानिस्तान, अगर ऐसे समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। और ये त्रिपक्षीय समझौता कब हुआ था इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ये चाबहार जायदान जो रेल परियोजना है, जिससे भारत को अलग कर दिया गया है, भारत की जो सरकारी रेल कंपनी थी उसको, इरकान को, उसको अलग कर दिया गया है। और ये तर्क दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा समय से फंड मुहैया नहीं कराया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि अब जो इरकान जो कंपनी है ईरान वाली, ईरान सरकार अब उसके लिए मदद करेगी चाबहार जायदान रेल परियोजना को। वो अफगानिस्तान की सीमा तक उसको जाना था, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि स्थिति कितनी नदारद हो गई है। और इसकी जो पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं, तो भारत, ईरान और अफगानिस्तान की त्रिपक्षीय समझौता हुआ था वर्ष 2016। तो उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि वर्ष 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान भारत और ईरान के मध्य चाबाहार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारे पीएम साहब 2016 में ईरान की यात्रा पर जाते हैं, सरकारी यात्रा पर जाते हैं, तो फिर उन्होंने वहां पर जाके ईरान के साथ चाबहार समझौते पर, चाबहार एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि भारत और ईरान दोनों सरकार के बीच में समझौते किए गए थे। और इस समझौते के तहत ईरानी रेलवे तथा इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिसका इरकॉन फुल फॉर्म है, इरकॉन। ठीक है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ठीक है, इरकॉन जो है, तो इरकान द्वारा चाबहार जायदान रेल के निर्माण के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच
त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ। कहने का मतलब है कि जब हमारे पीएम साहब सत्ता में 2014 में आते हैं, फिर जब वो ईरान की यात्रा पर जाते हैं 2016 में, तो ईरान सरकार और भारत सरकार दोनों के बीच में एक त्रिपक्षीय एक समझौता होता है, एक हस्ताक्षर होता है, एक चाबहार एग्रीमेंट होता है। और इस समझौते के तहत ईरानी रेलवे और भारत की जो सरकारी रेलवे कंपनी थी इरकान, जिसे इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कहते हैं, द्वारा चाबहार जायदान रेल परियोजना के निर्माण के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ था। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा किसी को भी? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, अगला देखते हैं। इस रेल परियोजना में भारत की रेलवे कंपनी इरकान द्वारा लगभग 1.6 अरब डॉलर का निवेश किया जाना था। यानी कि ये जो रेल परियोजना थी, जिसमें भारत की जो रेलवे कंपनी इरकान, जिसको अलग किया गया है, उसके द्वारा 1.6 अरब डॉलर का निवेश किया जाना था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ ये देख सकते हैं, ये मुंबई है आपका, ये चाबहार पोर्ट है, ये ईरान का पूरा एरिया है। और ये देख सकते हैं कि आप अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान आपका काबुल है, ये पाकिस्तान है, ये ग्वादर पोर्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसका सामरिक महत्व भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें भारत द्वारा इस परियोजना में सहयोग अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर किया जा रहा था। कहने का मतलब है कि जो भी सहयोगी देश हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी मध्य एशियाई देश हो, वहां तक भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग, एक वैकल्पिक ऑप्शनल ट्रेड जो था, वैकल्पिक मार्ग जो था, ऑप्शनल मार्ग था, मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर किया जा रहा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब हमारा रेलवे का पूरा अगर हो जाता, वो रूट पूरा हो जाता हमारी तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि हम मध्य एशियाई देशों में भी अपना वर्चस्व कायम कर सकते। ठीक है, जब आवागमन होगा, जब रास्ते सही मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है इतना घुमा के नहीं आना पड़ेगा, सीधे हम अफगानिस्तान होते हुए ईरान चले जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे फिगर में भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये मुंबई है, ये चाबहार पोर्ट है, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, ये काबुल है, या पाकिस्तान पड़ता है, या ग्वादर बंदरगाह है, तुर्कमेनिस्तान है, मध्य एशियाई देश भी है। तो आप देख सकते हैं कितना आरामदेह होता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ भारत पर क्या प्रभाव अब इसका होगा, ये भी जानिए आप लोग। ईरान द्वारा यह कदम उस समय उठाया गया है जब भारत और चीन के बीच सैन्य एवं आर्थिक तनाव जारी है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब आपने देखा होगा कि बीच में भारत और चीन की सीमा के बीच में बहुत विवाद हुआ था, और आपने देखा होगा कि ईरान द्वारा यह कदम उसी समय उठाया गया जब भारत और चीन के बीच सैन्य व आर्थिक तनाव जारी है। और ईरान द्वारा भारत को रेल प्रोजेक्ट से बाहर करने के साथ ही ईरान द्वारा चीन के साथ 25 वर्षों के लिए आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी के एक बड़े समझौते पर सहमति बनी है। कहने का मतलब है कि जब से ही देखिए, चाइना जो है हर जगह कोई ना कोई खुरापात करता है। एक बड़ा बढ़िया एक टैगलाइन है कि इंडिया प्रॉमिस, चाइना डिलीवर। यानी इंडिया सिर्फ प्रॉमिस करता है सभी से, और चाइना उसको डिलीवर कर देता है। तो आप देखा होगा कि भारत को जो कहा गया कि ईरान ने कंपनी भारत को बाहर इसलिए किया, उसका तर्क ये था कि जो भारत की कंपनी है, वो सही से समय पर फंड उपलब्ध नहीं करा रही है। और चलिए, फंड उपलब्ध नहीं करा रही है, तो फिर भी आप ये बताइए चाइना का साथ क्यों ले रहे हैं? तो ये देख सकते हैं, इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। तो ईरान द्वारा भारत को रेल प्रोजेक्ट से बाहर करने के साथ ही ईरान द्वारा चीन के साथ 25 वर्षों के लिए आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी के एक बड़े समझौते पर सहमति बनी है। यानी कि 25 साल के लिए इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी साझेदारी पार्टनरशिप के लिए एक बड़े समझौते पर सहमति बनी है। किसके किसके बीच में? ईरान और चाइना के बीच में 25 सालों के लिए भारत को रेल प्रोजेक्ट से बाहर करने के साथ ही ईरान द्वारा चीन के साथ 25 वर्षों के लिए आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी के लिए बड़े पैमाने पर सहमति बनी है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? कोई भी डाउट बेटा? अगला देखते हैं। इसके साथ ही साथ ईरान और चीन के इस 25 वर्षों के समझौते के तहत चीन अगले 25 वर्षों में ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा। तो दूसरी तरफ ईरान द्वारा सस्ती दरों पर तेल एवं गैस की आपूर्ति जो होगी, वो चीन को की जाएगी। कहने का मतलब है कि जैसे चाइना एक डिप्लोमेसी है, एक डिप्लोमेसी का ये पार्ट है कि कोई भी किसी का सगा नहीं होता है। ठीक है, जिसके पास पावर है, जिसके पास प्रॉस्पेरिटी है, जिसके पास सत्ता है, वही राज करेगा। चाइना ने क्या किया? भारत को इससे बाहर करवाया, करवाया या नहीं करवाया आप देख ही सकते हैं।
अगर ईरान को फंड की कमी थी तो वो अपने आप करता है सब चीजें, लेकिन वो चाइना को इन्वॉल्व करता है बीच में, और वो भी उस समय इन्वॉल्व करता है जिस समय भारत और चाइना के बीच में तनातनी चलती, ठीक है। और ईरान और भारत के चाइना ईरान और चाइना के बीच में 25 वर्षों का एक एग्रीमेंट होता है, और इसी 25 वर्ष में चीन जो है अगले 25 वर्षों तक ईरान में 400 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा, और वहीं दूसरी तरफ ईरान इसके बदले में गैस और तेल जो उसके पास है उसकी आपूर्ति जो है चीन को करेगा, ठीक है। तो आप लोग इस सब चीजों को देखिए, एक डिप्लोमेसी के पार्ट है, ठीक है। पहले भारत को बाहर किया जा रहा है, इंडिया को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप बाहर चले जाइए। उसके बाद चाइना, इंडिया, मतलब आपका ईरान और आपका आपका चाइना, ये दोनों मिलते हैं। एक कहता है कि आप मुझे पैसे इन्वेस्टमेंट करिए 25 साल तक, और मैं आपको गैस तेल और गैस की पूरी आपूर्ति करूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग डिप्लोमेसी के पार्ट हैं, ये हर दिन चेंज होते रहते हैं, पेपर में जैसे आएगा क्वेश्चन वैसे आप लोग डील कीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है कि बीच में कोई समझौता हो भी जाए तो वो भी आप लोग को बता दिया जाएगा पेपर में, जिस साल आए पेपर में। तो ये सब चीजें क्या है कि करंट अपडेट होती है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो करंट अपडेट ही है, और करंट अपडेट जो चीजें होती है बेटा, हो सकता है कल कोई और भी समझौता हो जाए भारत और ईरान के बीच में। तो जब जब जैसे क्वेश्चन पूछेगा, जिस साल आपको पेपर देना होगा, आप बीच के समझौते को आप देखते रहिएगा। हो सकता है कुछ नया एग्रीमेंट, हो सकता है कि ईरान में कुछ चेंजिंग आ जाए, हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। इसके साथ ही साथ भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भी देख लीजिए। ईरान के इस कदम से भारत के सामरिक एवं आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिमी एशिया में चीन की उपस्थिति हमेशा ही विवादों का हिस्सा रही है। क्योंकि हम जो है मध्य एशिया में जाना चाहते थे, मध्य एशिया में हमारा एक व्यापार होता है, ट्रेड होता भी है, और देशों पे भी जाहिर सी बात है, जब रास्ता साफ रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, तो कोई डर नहीं रहेगा और व्यापार अच्छे से हो पाएगा, सभी देश प्रॉस्पेरिटी बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन जब चाइना बीच में आता है, क्योंकि उसके पास भी फर्स्ट नंबर पे रहता है, फर्स्ट नंबर पे रहने का मतलब है जनसंख्या में उसका फर्स्ट नंबर है, और वो हर जगह अपना दबदबा कायम करना चाहता है। तो इससे क्या होगा कि ईरान के जो इस कदम से है, जो भारत की रेलवे कंपनी को जो बाहर करता है, इरकान को भारत के सामरिक और आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी एशिया में चीन की उपस्थिति हमेशा ही विवादों का हिस्सा रही है। इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है बेटा। इसके साथ ही साथ यह जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ईरान के चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट के निर्माण में भारत की खासी भूमिका रही है, जिसका अपना सामरिक और आर्थिक महत्व भारत के पक्ष में है। यानी कि जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार बंदरगाह है, उसके निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और जिसका अपना सामरिक और आर्थिक महत्व भारत के पक्ष में रहा है। तो इसको आप लोग बेटा देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। भारत का रणनीति क्या होना चाहिए, अब भारत क्या कर सकता है, अगर मान लीजिए इसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो भारत भी तो कोई रास्ता सोचेगा। एक रास्ते बंद होते हैं, दो रास्ते नए खुलते हैं। तो भारत क्या सोच रहा है कि निकट भविष्य में भारत ईरान के इस कदम को प्रतिसंतुलित करने तथा अपने आर्थिक एवं सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ रणनीतिक एवं सामरिक कदम भी उठा सकता है, ठीक है। यानी कि भविष्य में क्या करेगा भारत, कि भारत जो है ईरान के इस कदम को प्रतिसंतुलित, बैलेंस करने तथा अपने आर्थिक और सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ रणनीतिक व सामरिक कदम भी उठा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि एक रास्ते अगर बंद हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते हमारे लिए बंद होंगे, कोई और रास्ता खोजेंगे, कोई और तरीका खोजेंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी में कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहते हैं। यही डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, कि कोई भी देश आज अपने साथ है, कल हो सकता है किसी और के साथ हो जाए। तो ये चीजें चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। तो भारत के लिए रणनीति यही होनी चाहिए कि वो इस ईरान के साथ इस कदम को संतुलित करने की पूरी कोशिश करेगा, बैलेंस करने की, और उसके साथ ही साथ अपने आर्थिक व सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ रणनीतिक व सामरिक कदम भी उठा सकता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ भारत द्वारा पश्चिम एशिया के अन्य देश जैसे इराक, सऊदी अरब, इजराइल इत्यादि से नजदीकी भी देखने को मिल सकती है। यानी कि पश्चिमी एशिया के जितने भी देश है, उसके साथ भारत के अन्य जो देश हैं, जैसे इराक है, आपका सऊदी अरबिया है, इजराइल है, इत्यादि से नजदीकी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ भारत को उत्तर दक्षिण गरियाला, ठीक है, नॉर्थ साउथ गरियाला जो है, जो पूर्व से ही निर्धारित है, से संबंधित देशों के साथ रणनीतिक पहल करने की आवश्यकता है,
ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा, कौन सा रास्ता तरकीब निकालेगा, और भारत को जैसे उत्तर दक्षिणी गलियारा जो पूर्व से ही निर्धारित है से संबंधित देशों के साथ रणनीतिक पहल करने की आवश्यकता है। इसको आप लोग देख लीजिए। इसके साथ ही साथ भारत चीन के रणनीतिक बढ़त को कमजोर करने के लिए अरब सागर, फारस की खाड़ी क्षेत्रों, अमेरिकी बेस का सहयोगात्मक रणनीतिक बढ़त बना सकता है। यानी कि जो चीन की जो रणनीति है, जो चीन और ईरान एक साथ हो गए हैं, उसकी रणनीति यानी चाइना की रणनीति को कमजोर करने के लिए भारत जो है अरब सागर और फारस की खाड़ी क्षेत्रों में, ये खाड़ी है, फारस की खाड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे, गलत टाइपिंग हो गया, फारस की खाड़ी है, ठीक है बेटा, खाड़ी, तो क्षेत्रों अमेरिकी बेस का सहयोगात्मक रणनीति बढ़त बढ़ा सकता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ रहा आपका पूरा डिटेल चाबहार जायदान रेल परियोजना। चाबहार जायदान रेल परियोजना में जो आपको इम्पोर्टेंट चीजें मैंने यही बताया कि इस परियोजना से भारत की जो सरकारी रेलवे कंपनी थी इरकान, उसको बाहर कर दिया गया है। और बाहर करने का जो कारण बताया गया है, वो कारण ये कहा गया है कि सर आप जो है समय से भारत जो है पैसा, जो फंड है वो रिलीज नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद भारत को बाहर का रास्ता दिखाता है, फिर ईरान वो काम करना चालू कर देता है, चाबहार जायदान रेल परियोजना पे काम करता है। ईरान की सरकार कंपनी जो है, बैंक जो है उसको पैसा देता है। उसके बाद ईरान और चाइना एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लेते हैं, और ईरान इसके बदले में चाइना को तेल और गैस देता है, और अमेरिका चाइना को 25 सालों के लिए पूरा का पूरा पैसा $400 का निवेश वहां पे करता है। इसको आप लोग देख लीजिए। कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट बेटा, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पैडी वॉच। धान कृषि की निगरानी के लिए एक ऐप है जिसका नाम है पैडी वॉच। धान कृषि की निगरानी के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी तथा कुछ अन्य संस्थाओं के शोधकर्ताओं द्वारा एक साथ मिलकर चावल के खेतों की वास्तविक समय मतलब रियल समय निगरानी मंच, रियल टाइम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में पैडी बॉस नामक एक ऐप विकसित कर रहे। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है का कुछ और भी जो रिसर्चर्स हैं, शोधकर्ता हैं, इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता जो है, वो सभी एक साथ मिलकर चावल के खेतों की वास्तविक समय निगरानी मंच, जिसे रियल टाइम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, के रूप में पैडी बॉस नामक एक ऐप विकसित किया है। अब जाहिर सी बात है, जब एक ऐप होगा जो रियल टाइम पे काम करेगा तो उससे बहुत सारे बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको ये जाना है कि पैडी वॉच धान कृषि की निगरानी के लिए एक ऐप है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है था, कुछ अन्य भी जो इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता रिसर्चर्स है, वो सभी एक साथ मिलकर चावल के खेतों की वास्तविक समय निगरानी मंच के रूप में पैडी वॉच नामक एक ऐप विकसित कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं धान की खेती है। यह परियोजना जो है गूगल अर्थ और ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन जीईओ के सहयोग से शुरू की गई है। यानी कि ये जो परियोजना है, जो पैडी बाज की जो परियोजना है, जो पैडी बाज ऐप है, जो धान की कृषि की निगरानी के लिए ऐप है, यह परियोजना गूगल अर्थ और ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन के सहयोग से शुरू की गई है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, ऐप के विकास में भारत, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश भी सहयोग कर रहे हैं। यानी कि जो पैडी बात जो ऐप है, इसके डेवलपमेंट में, इसके विकास में भारत साथ में है, चाइना साथ में है, मलेशिया साथ में है, इंडोनेशिया साथ में, और वियतनाम जैसे देश भी सहयोग कर रहे हैं। इसको आप लोग देख लीजिए। तो यह धान के खेतों की, जैसे मैंने कहा कि खेत की वास्तविक समय, रियल समय पर निगरानी करने वाला प्रथम ऐप है, जो धान के रोपण तथा कटाई की मात्रा के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करेगा। यानी धान का रोपण कैसे होगा या कटाई की मात्रा में सटीक जानकारी ये प्रदान करेगा। तो ये आप लोग पैडी वॉच, ये धान के खेत की वास्तविक समय पर निगरानी करने वाला प्रथम ऐप है, जो धान के रोपण तथा कटाई की मात्रा के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करेगा। तो इसको आप लोग बेटा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि किसी भी फसल मौसम में कितनी धान की फसल का रोपण किया गया है, इसकी सटीक और अद्वितीय जानकारी ऐप पर उपलब्ध होगी। जब जाहिर सी बात है, जब ऐप ही है वो, तो जो भी रियल टाइम डेटा होगा, डेटा उसमें फीड हो जाएगा कि कितना फसल का रोपण किया गया है, और उसकी सही और सटीक जानकारी जो है ऐप पर उपलब्ध
होगी। किसी भी फसल मौसम में कितनी धान की फसल का रोपण किया गया है, इसकी सटीक और जो 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 रियल टाइम जो जानकारी है, सटीक जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी है, वो उस समय रियल टाइम डेटा पर ऐप पर उपलब्ध होगी। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ इसके लिए गूगल अर्थ के माध्यम से वास्तविक समय पर भू उपयोग का डेटा प्राप्त किया जाएगा, जिसका ऐप निर्माण में सहयोगी देशों जैसे भारत, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम में क्षेत्र के आधारित अवलोकनों के द्वारा स्थापित किया जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि ये गूगल अर्थ के माध्यम से वास्तविक समय पर भू उपयोग का डेटा प्राप्त किया जाएगा, जिसका ऐप निर्माण में सहयोगी देशों जैसे भारत है, चीन है, मलेशिया है, इंडोनेशिया और वियतनाम में क्षेत्र आधारित अवलोकनों के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बेटा देख लीजिएगा। ऐप का महत्व क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब ऐप कोई भी ऐप है या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, अगर वो ऐप है, अगर वो टेक्नोलॉजी है, तो वो रियल टाइम पे, ठीक है, रियल टाइम पे जो भी डेटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो उसको अवेलेबल कराएगा। ठीक है, तो पता भी चल जाएगा कि कितना धान की रोपाई हुआ है, क्या कटाई हुआ है, यानी कि सब पता हो जाएगा। तो वही मैं बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि ऐप के माध्यम से धान की रोपाई, काटे गए धान के बारे में सटीक और नवीनतम जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी कि धान की रोपाई कब होगी, काटे गए धान के बारे में सटीक जानकारी और नवीनतम जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और किसी फसल मौसम में चावल की फसल के अंतर्गत कितना कृषि क्षेत्र है, इसकी वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। यानी कि किसी भी फसल मौसम में चावल की फसल के अंतर्गत कितना कृषि का क्षेत्र है, इसके रियल टाइम में निगरानी की जा सकेगी इस ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब चावल की कृषि के लिए ये काम किया जा रहा है, यानी उसकी कटाई कब हो रही है, धान के बारे में सटीक जानकारी क्या है, रियल टाइम धान की रोपाई कब हो रही है, इसकी पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है, पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है, वो रियल टाइम डेटा पे आपको पता चल जाएगा। और जब डेटा कंप्यूटर में फीड हो जाता है, तो आप कभी भी किसी भी फसल के बारे में उसकी सटीक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ गूगल अर्थ खाद्य एवं जल सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक का उपयोग करके फसल की पैदावार और पानी की खपत का पूर्वानुमान किया जा सकेगा और संभावित उपज तथा जल उपयोग का पुनर्नुमान लगाने से खाद्य सुरक्षा एवं जल सुरक्षा का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2 अर्थात जीरो हंगर को प्राप्त करने में मदद करेगा। आप देख सकते हैं कि हंटर इंडेक्स में भारत की स्थिति कितनी नदारद है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, सेकंड पोजीशन है पॉपुलेशन में, पहला चाइना है, दूसरा भारत है। तो आप देख सकते हैं कि अगर सटीक जानकारी हमें मिल जाएगी गूगल अर्थ के माध्यम से या क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से, तकनीक का प्रयोग करके अगर फसल की पैदावार और पानी की खपत का पूर्वानुमान अगर हमको हो जाएगा, तो संभावित उपज और जल का उपयोग का पूर्वानुमान लगाने से खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, अर्थात जीरो इंडेक्स को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? ठीक है। इसके साथ ही साथ ग्रीन गैस उत्सर्जन, जो कई बार पेपर में पूछा भी गया कि धान के खेत कौन सा गैस छोड़ते हैं, तो मीथेन गैस है धान के खेत से। धान के खेत मीथेन, जो कि एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, के महत्वपूर्ण स्रोत है। और ऐप के माध्यम से इस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन तथा प्रभाव की निगरानी करने में मदद मिलेगी। यानी कि जो ऐप होगा, पैडी वॉच जो ऐप होगा, क्योंकि धान के खेत ग्रीन हाउस गैस जो है मैथेन जैसी गैस निकालते हैं, रिलीज करते हैं, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और ऐप के माध्यम से इस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन तथा उसके इफेक्ट की निगरानी करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ डिजिटल कृषि होगी, डिजिटल एग्रीकल्चर भी होगा। जाहिर सी बात है, जब ऐप है तो डिजिटल तरीके से ही तो काम चल रहा है। फसल की पैदावार, पानी की खपत का अनुमान लगाने के लिए ऐप द्वारा डीप लर्निंग तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। और खेत से उपभोक्ता तक कृषि उत्पादन को एकीकृत करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करना ही डिजिटल कृषि कहलाता है। देख लीजिए ध्यान से, खेत से उपभोक्ता तक, ठीक है, और तथा कृषि उत्पादन को इंटीग्रेटेड करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ही डिजिटल कृषि कहलाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा बेटा। ठीक है,
ये डिजिटल तकनीक जो है कृषि क्षेत्र में वास्तविक समय पर सूचना देने का कार्य करती है, जिससे अधिक सटीक निर्णय लेने तथा उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है, ये जो डिजिटल तकनीक है कृषि के सेक्टर में रियल टाइम पर सूचना देने का कार्य करती है, जिससे अधिक सटीक निर्णय लेने तथा उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट किसी को भी बेटा? तो जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि पृथ्वी अवलोकन पर समूह जो ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन जीईओ, उसके बारे में मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जीईओ जो है पृथ्वी अवलोकन की दिशा में कार्य करने वाला एक अद्वितीय वैश्विक नेटवर्क है, जो 100 से अधिक राष्ट्रीय सरकारों और 100 से अधिक संगठनों, संस्थानों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, डेटा प्रदाताओं और वैज्ञानिकों को आपस में जोड़ता है। यानी कि जो जीईओ होता है पृथ्वी अवलोकन की दिशा में कार्य करने वाला एक अद्वितीय वैश्विक नेटवर्क है, जो 100 से अधिक राष्ट्रीय सरकारों, 100 से अधिक संगठनों, संस्थानों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, डेटा प्रदाताओं और वैज्ञानिकों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो जो जीईओ है ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है पृथ्वी अवलोकन पर समूह जो है वो 100 से अधिक जो राष्ट्रीय सरकारों, ठीक है, जो 100 से अधिक राष्ट्रीय सरकारों, 100 से अधिक संगठनों, संस्थानों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, डेटा प्रदाताओं और वैज्ञानिकों को आपस में जोड़ता है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, डाउट नहीं रखना है कोई भी। यह ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम ऑफ सिस्टम, ठीक है, जीईओ डबल एस, जिसे ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम ऑफ सिस्टम के निर्माण की दिशा में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय करने का कार्य करता है। यानी कि ये जो है जीईओ जो है ये ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम ऑफ सिस्टम के निर्माण की दिशा में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ जीईओ डबल एस जो मैं बात कर रहा था, यह एक स्वतंत्र पृथ्वी अवलोकन सूचना और प्रसंस्करण प्रणालियों का एक समूह है, जो जो सार्वजनिक और निजी यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों क्षेत्रों में, दोनों सेक्टर में उपयोगकर्ता की व्यापक श्रेणी के लिए विविध जानकारी तक पहुंच और संपर्क प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि जीईओ डबल एस जो होता है वह एक स्वतंत्र पृथ्वी अवलोकन सूचना और प्रसंस्करण प्रणालियों का एक समूह होता है, जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की व्यापक श्रेणी के लिए विविध जानकारी तक पहुंच और संपर्क प्रदान करता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी बेटा? कोई भी डाउट? तो अगला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा सतत विकास लक्ष्यों की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा। ठीक है, ये टॉपिक है, नया टॉपिक है। ठीक है, जो ऑलरेडी जितना पढ़ाना था उतना तो मैं बता चुका हूँ, बाकी ये नया टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो नीति आयोग ने सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 को लेकर डिजिटल माध्यम से आयोजित संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच जो है यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, फोरम है ये, ठीक है, एचएलपीएफ हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम पर दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा वॉलंटरी नेशनल रिव्यू जारी किया है। आपको पता होगा कि नीति आयोग पहले योजना आयोग था, अब हो गया है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 जो अध्यक्ष इसके होते हैं वो होते हैं पीएम। ठीक है, तो आपने देखा होगा पहले नीति आयोग चलता था, योजना आयोग चलता था, पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, उसको हटाकर जब मोदी जी सत्ता में आते हैं तो उन्होंने योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लॉन्च किया। नीति आयोग जो लॉन्च किया 1 जनवरी 2015 को, कई बार पेपर में पूछा गया है। इसके अध्यक्ष पीएम खुद प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं, कोई अंशकालिक सदस्य होता है, कोई पूर्णकालिक सदस्य होता है। तो नीति आयोग ने जो सतत विकास जो 2020 को लेकर डिजिटल माध्यम से, क्यों, क्योंकि उस समय कोरोना वायरस महामारी पूरे विश्व में चली रही है, तो इसीलिए डिजिटल माध्यम से आयोजित जो संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक जो मंच था, जिसे यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम कहते हैं, पर दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जारी किया है। नीति आयोग ने जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 को लेकर डिजिटल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक जो मंच है पर दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा वॉलंटरी नेशनल रिव्यू जारी किया। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या है, विशेष करके आपने बता दिया है कि भारत के अलावा बांग्लादेश, जॉर्जिया, केन्या, मोरक्को, नेपाल, नाइजर, नाइजीरिया,
और युगांडा जैसे देश अन्य देश ने भी अपनी अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो भारत ने ही नहीं सीख किया बल्कि इसके साथ ही साथ जो और भी जो देश है जिसका नाम मैंने दे दिया है, बांग्लादेश, जॉर्जिया, केन्या, मोरक्को, नेपाल, नाइजीरिया, युगांडा जैसे अन्य देश ने भी अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत किया है। डिजिटल तरीके से ही सभी लोगों ने अपना स्वैच्छिक तरीका प्रस्तुत किया है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा तो आप देख सकते हैं। इस प्रस्तुति में एक लघु फिल्म भी शामिल थी जिसमें दूसरे स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा को तैयार करने के प्रक्रियात्मक पहलू को समझाया गया था। कहने का मतलब है कि जब प्रस्तुति हुई थी तो एक छोटी सी लघु फिल्म को भी रिलीज किया गया था, शामिल थी, जो दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा को तैयार करने के बारे के प्रक्रियात्मक पहलुओं को समझाया उस लघु फिल्म में बताया गया था। और सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कुछ क्षेत्रों में भारत की प्रमुख प्रगति के बारे में भी बताया गया था, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जो एसडीजी जो है, उसके कुछ क्षेत्रों में भारत की प्रमुख प्रोग्रेस के बारे में बताया गया था। ठीक है, इस अवसर पर जो नीति आयोग के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत ने कहा कि जो नीति आयोग है दीर्घकालिक बदलाव लाने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए मौजूदा प्रयासों को दुरुस्त करने और एक नई पहल शुरू करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कहने का मतलब ये है कि इस अवसर पर जब दूसरी बैठक चल रही थी, डिजिटल तरीके से चल रही थी, राष्ट्रीय स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जब चल रही थी, तो जो नीति आयोग के जो सीईओ है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं, अमिताभ कांत साहब, कई बार पूछा भी गया है पेपर में, उन्होंने कहा कि जो नीति आयोग होगा वो लॉन्ग टर्म बदलाव लाने, दीर्घकालिक बदलाव लाने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो लक्ष्य को पर प्रगति में तेजी लाने के लिए मौजूदा प्रयासों को दुरुस्त करने और एक नई पहल शुरू करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा? कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक एक लाइन में एक एक कॉन्सेप्ट में सारी चीजों को मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है, नीति आयोग क्या है मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया। बाकी जो अंशकालिक और दीर्घकालिक सदस्य हैं, पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य, उसके बारे में आप लोग खुद देख लीजिएगा। क्या केंद्रीय मंत्री होते हैं, कितने होते हैं, क्या नाम है उनका उनका ये सारा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बेटा। दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के अनुसार भारत विश्व की आबादी का 6वां हिस्सा निवास करता है। यानी कि विश्व की आबादी अगर 100 है तो उसका 1/6 यानी कि 16, मतलब 6 से अगर डिवाइड इसको करते हैं 100 को, तो 6 बन जा 6 40 आ गया, और 6 जा 16.5 के लमसम आप देख सकते हैं। 6 4 के 36, ठीक है, तो 16 छक्के 96, 16.5, मतलब कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के अनुसार भारत विश्व में जितने भी देश है उसका 1/6 यानी कि 16.5% के आसपास जो लोग हैं भारत में निवास करते हैं। कई बार पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि भारत की आबादी विश्व की आबादी का कितना प्रतिशत है, और ये भी पूछा है कि भारत की आबादी विश्व की जितनी भी, भारत का जो क्षेत्र है, विश्व के जितने भी क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत विश्व के क्षेत्रफल में कौन सा स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये जितने भी देश है, तो ये सारा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा कि भारत की आबादी विश्व की आबादी का कितना प्रतिशत है, कितना क्षेत्र है, और कितने लोग यहाँ पे निवास करते हैं, कितनी जनसंख्या है। तो ये सब चीजें आप लोग को जरूर जानना चाहिए। तो दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के अनुसार भारत में विश्व की आधी आबादी का 6वां हिस्सा निवास करता है, जिसके कारण भारत वर्ष 2030 तक एजेंडा की सफलता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि जो 2030 का जो एजेंडा है, सतत विकास लक्ष्य का जो एजेंडा है, उसकी सफलता के लिए काफी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? ठीक, इसके साथ ही साथ इस समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारत वर्ष 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अतिरिक्त 6.2% खर्च करने की आवश्यकता है। साथ ही भारत को अपने सांख्यिकीय प्रणाली के उन्नयन, निगरानी तंत्र में सुधार और सभी हितधारकों को और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में भी कार्य करना होगा। कहने का मतलब यही कि इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि यदि भारत वर्ष 2030 तक अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ाना चाहता है तो उसको अपने जीडीपी में एक्स्ट्रा 6.2% खर्च करने की आवश्यकता है।
और साथ ही भारत को अपने जो सांख्यिकी प्रणाली के उन्नयन, निगरानी तंत्र में सुधार और सभी हितधारकों को और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में भी कार्य करना होगा, ऐसा कहा गया है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? इसके साथ ही साथ इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना भी काफी महत्वपूर्ण है कि बजट आवंटन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राथमिकताओं के साथ ही संरेखित हो। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि जो भी बजट का आवंटन होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राथमिकताओं के साथ ही संरेखित हो। ठीक है, अगला देखते हैं। यह समीक्षा जो है स्वैच्छिक और सदस्य देशों द्वारा स्वयं की जाती है और इसका जो उद्देश्य है एजेंडा को लागू करने में मिली सफलताओं और चुनौतियों समेत इस संबंध में प्राप्त सभी अनुभवों को साझा करने की सुविधा प्रदान करना है। कहने का मतलब है कि यह समीक्षा स्वैच्छिक और सदस्य देशों द्वारा स्वयं की जाती है और इसका जो उद्देश्य होता है एजेंडा को लागू करने में मिली सफलताओं और चुनौतियों समेत इस संबंध में प्राप्त सभी अनुभवों को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ क्या महत्व है कि किसी देश द्वारा बीएनआर मतलब स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा तैयार करने की प्रक्रिया उससे संबंधित विभिन्न साझेदारों के लिए एक मंच प्रदान करती है जिसमें विभिन्न हितधारकों की भागीदारी शामिल होती है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ नोट करके मैंने बता भी दिया है कि नीति आयोग ने वर्ष 2017 में भारत का पहला स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा तैयार किया और इससे इस मंच पर प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यानी कि जो नीति आयोग है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि नीति आयोग रिपोर्ट दे रहा है, अंशकालिक नहीं दीर्घकालिक एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने का रिपोर्ट बता रहा है वो। तो नीति आयोग ने वर्ष 2017 में भारत का पहला स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा तैयार किया है और उसे इसी मंच पर प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। किस मंच पर? स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा इसी मंच पर प्रस्तुत किया गया। अब हम बात करके हैं कि उच्च स्तरीय जो मैंने कहा था कि राजनीतिक मंच ये क्या है, हाई लेवल मंच जो है। उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच जो है 17 सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है में प्रगति की निरंतरता और समीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है, इंटरनेशनल मंच है। ये उच्च स्तरीय राजनीतिक जो मंच है वो 17 सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति की निरंतरता और समीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसको आप लोग बेटा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, कितने सतत विकास लक्ष्य हैं, कब तक उसको पाना है आपको, एसडीजी के क्या उद्देश्य है, ये सारी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। ठीक है, इसके साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक परिषद सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की जुलाई माह में 8 दिनों के लिए वार्षिक बैठक होती है। अब कोरोना महामारी की वजह से जाहिर सी बात है बैठक नहीं हो पाई है, इसीलिए डिजिटल तरीके से सभी देश, भारत और उसके अलावा भी बहुत सारे देशों का जो मैंने नाम बताया वो इसमें सम्मिलित होकर इस बैठक में अपनी समीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की जुलाई माह में 8 दिनों के लिए वार्षिक बैठक होती है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। यह मंच जो है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक मार्गदर्शन और सिफारिशें प्रदान करता है, यानी कि जो सतत विकास जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हेतु यह आवश्यक मार्गदर्शन और सिफारिशें प्रदान करता है, उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच। ठीक है, तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, एसडीजी क्या है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक के दौरान आगामी 15 वर्षों में, यानी कि 2015 में अगर मैं 15 जोड़ दूं तो बेटा क्या आएगा 2030। वही मैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मैं बता रहा था, एसडीजी 17 लक्ष्य है, इसके टारगेट जो है 17 है, तो 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है 2030 तक। तो वही मैं कह रहा हूं कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक के दौरान आगामी 15 वर्षों के लिए अर्थात वर्ष 2030 तक के लिए सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए थे।
ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। 2030 तक सतत विकास लक्ष्य निर्धारित करने का गोल जो तय किया गया था, जिसमें 17 विषयों को चुना गया था, 17 लक्ष्य रखे गए थे, टारगेट रखे गए थे। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 15वीं बैठक हुई थी, 17वीं बैठक हुई थी, सॉरी, वो आपकी 2015 में हुई थी। और 15 साल के बाद यानी कि 2030 तक, अर्थात 2030 तक के लिए सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए। ठीक है बेटा। इसके साथ ही साथ वर्ष 2000 से 2015 तक की अवधि के लिए सशस्त्र मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी जिसे कहते हैं, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की योजना बनाई गई थी, जिसकी समय अवधि 2015 में पूरी हो चुकी थी। यानी कि जो पहले मिलेनियम चलता था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, उसकी जगह उसकी जो जो उसका डेट था 2015 में ही खत्म हो गया। उसके समावधि जो थी, जो टाइम पीरियड था, वो 2015 में खत्म हो गया। और उसके बाद सशस्त्र डेवलपमेंट सतत विकास लक्ष्य जो है, वो उसके बाद 2015 के बाद चालू हुआ। और 15 साल का उसको गैप दिया गया, 2030 तक उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसलिए मैं जो भी करंट अफेयर आप लोग को बताता हूँ, एक से एक कड़ी सभी से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान से रखिएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं सारा डील कर रहा हूँ कि 2000 से लेके 2015 तक मिलेनियम चलता था, अवधि के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चलता था, की प्राप्ति की योजना बनाई गई थी, और जिसकी समयावधि 2015 में खत्म हो गई। और 2015 में खत्म हो गई थी, 2015 और 15 साल बाद उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ सतत विकास लक्ष्यों का जो उद्देश्य है, सबके लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना। और विकास के तीनों पहलुओं अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसका जो मेन उद्देश्य है कि सबके लिए समान, इक्वल, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना है। और विकास के तीनों पहलुओं, जिसमें सामाजिक समावेश है, आर्थिक विकास है, पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अगला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक होगा मेरे ख्याल से, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर विवाद। जाहिर सी बात है, केरल में ये पड़ता है पद्मनाभस्वामी मंदिर विवाद। ये काफी चर्चा में था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिया था। क्या इसकी है पूरी कहानी, कौन से मंदिर में भगवान के दर्शन होते हैं, क्या होता है, सारा डिटेल मैं इसी में आप लोग को बताऊं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो बेटा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी करंट अफेयर देखो कुछ होता नहीं है। करंट अफेयर एक बहुत बड़ा विशाल एरिया होता है करंट अफेयर का। उसमें आपकी इकोनॉमिक्स भी है, आपका ज्योग्राफी भी है, आपका पॉलिटी भी है, आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी है। यानी कि टोटल इंटरनेशनल रिलेशन है, सिक्योरिटी है, सोशल इशू है, सारा का समग्र जब होता है तो वो करंट अफेयर उसका रूप ले लेता है। मैं जो करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, कभी मैं प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा करंट अफेयर पढ़ाने का बस एक ही उद्देश्य होता है कि उस बच्चे को एक एक लाइन उसको पता चले कि एसडीजी क्या होता है, एसडीजी के पहले क्या चल रहा था, एसडीजी का लक्ष्य कब तक है, कितने विषय हैं, नीति आयोग ने पहली रिपोर्ट कब दी थी, दूसरी रिपोर्ट कब दी है, कोरोना काल में और भी कोई देश है जिन्होंने रिपोर्ट दिया है, और उसका मतलब क्या है। यानी कि टोटल समग्र मैं चीजों को बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जब आप लोग को पूरा डिटेल पता होगा, तो चाहे आपका प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे एसए हो, कुछ भी आपको पास अगर मैटर रहेगा, एक अच्छा फॉर्मेट रहेगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। ठीक है बेटा, इसीलिए जो भी चीजें आप लोग को बताई जा रही हैं, जो समझाई जा रही हैं, इसको हल्के में मत लीजिए। ऑलरेडी ये टेलीग्राम का लिंक है बेटा, जो लोग नहीं जुड़े हैं इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाएंगे। ये कोड है, इस कोड का यूज करके 10% अपना बचा भी सकते हैं। ठीक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ने का बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी चीजें हैं आपको पता चलती रहेगी। तब कब टाइमिंग, डेट या लिंक या पीडीएफ या सब कुछ इसी टेलीग्राम पर मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन एवं त्रावणकोर है ये, रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है। कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने केरल के तिरुवनंतपुरम में जो स्थित है, जिस पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है, उसके प्रशासन और त्रावणकोर रियासतों के पूर्ववर्ती जो शाही परिवारों के अधिकारों को बरकरार
रखा है। आगे सब डील करूंगा मैं इसके बारे में कि भैया पन्ना स्वामी मंदिर के जो प्रशासन के बारे में या त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती जो भी शाही परिवार के अधिकारों को क्या बरकरार रखा गया है कि नहीं रखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है। यानी कि त्रावणकोर रियासत के जो पूर्ववर्ती शाही परिवार है उनके जो अधिकार थे उसको बरकरार रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पद्मा स्वामी मंदिर है, खूबसूरत सा मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं, साउथ में है, केरल में पड़ता है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इस संबंध में न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं आपको बता रहा हूं, इस संबंध में न्यायालय ने कहा है कि प्रथागत कानून के अनुसार अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी सवैध अधिकार अर्थात मंदिर से संबंधित मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के हाथ बना रहता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि देखिए सर, ऐसा है कि जो भी कानून के अनुसार ये बताया गया है कि अगर अंतिम शासक की मृत्यु हो भी जाती है तो उस मंदिर पर जो अधिकार है, जो शाही परिवार का जो अधिकार है, मंदिर से संबंधित मामलों के प्रबंधन का जो अधिकार है, प्रबंध करने का जो अधिकार है, मैनेजमेंट का जो अधिकार है, वो परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है। ठीक है, कहने का मेन मतलब यही है। आगे बताऊंगा हाईकोर्ट में कैसे कैसे गया मामला, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सब बताया जाएगा आपको, इसलिए परेशान मत होइए। तो वही मैंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ये प्रथागत कानून के अनुसार अगर किसी अंतिम शासक की मृत्यु भी हो जाती है तो सवैध अधिकार अर्थात मंदिर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे जब मैं बात करूंगा, यहाँ पे नोट करके मैंने बता भी दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक रूप में पहचाने जाने वाले श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को लेकर सरकार और त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के सदस्यों के बीच चल रही दशकों पुरानी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई है। तो जो मंदिर आप जो जानते होंगे, जो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है, ये त्रावणकोर मंदिर विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। और इसी मंदिर को लेके शाही परिवार में और केरल सरकार में, केरल उच्च न्यायालय में एक मुद्दा चल रहा था कि भैया इस पे अधिकार किसका होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जो अंतिम शासक उनकी मृत्यु के बाद भी जो अधिकार है वो यथावत बने रहेंगे शाही परिवार। तो वही मैंने कहा कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लेकर सरकार और त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के सदस्यों के बीच चली आ रही दशकों पुरानी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। वर्ष 2007 में उद्रेत्रम थिरुनल मार्तंड वर्मा ने दावा किया कि मंदिर का खजाना जो है त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार की संपत्ति है। यानी कि 2007 में मार्तंड वर्मा ने दावा किया कि मंदिर का जो भी खजाना है, मंदिर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई हैं, उस पर त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार की संपत्ति है वो। और इस दावे पर आपत्ति जताते हुए कई मुकदमे दायर किए गए थे और केरल की एक निचली अदालत ने दोषियों के विरुद्ध निष्पक्षता पारित कर दिया था। ठीक है, यानी कि इसके विरोध में जब शाही परिवार ने कहा कि देखिए ऐसा है कि इस पे जो अधिकार है त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार की संपत्ति है, और इस दावे पर आपत्ति जताते हुए कई मुकदमे दायर किए गए थे और केरल की एक निचली अदालत ने दोषियों के विरुद्ध निष्पक्षता पारित कर दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और जब निचली अदालत ने तो भैया उनके खिलाफ एक्शन ले लिया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने यथावत जो स्थिति पहले बनी रही है शाही परिवार की, उसको हमेशा बरकरार रखा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्या है विवाद, केवल जानकारी मात्र के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा विवाद भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। वहीं उद्यतम मार्तंड वर्मा और कुछ अन्य लोग इस मामले को लेकर केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लेकर गए। पहले निचली अदालत में गए, निचली अदालत ने तो इनके अगेंस्ट में फैसला दे दिया, लेकिन जब वो हाईकोर्ट में जाते हैं, केरल हाईकोर्ट में जाते हैं, साक्ष्य समक्ष लेकर लेकर गए, साक्ष्य लेकर गए, तो न्यायालय ने सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की और इस विषय पर विचार किया कि क्या त्रावणकोर के अंतिम शासक के छोटे भाई को क्या अधिकार देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। और 1991 में अंतिम शासक के मृत्यु के बाद त्रावणकोर के शासक होने का दावा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो अंतिम शासक, तो ये हाईकोर्ट ने ऐसा
एक ही साथ फैसला सुनाते हुए ये चीजें पता किया कि क्या 1991 में अगर अंतिम शासक जो भी थे उनकी मृत्यु के बाद क्या त्रावणकोर के शासक होने का दावा कोई भी कर सकता है कि उनके छोटे भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, परिवार के लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या शाही परिवार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्योंकि निचली अदालत ने तो उनके अगेंस्ट में फैसला दे दिया था। और 2011 में केरल उच्च न्यायालय ने शाही परिवार के विरुद्ध निर्णय देते हुए मंदिर के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार एक बोर्ड के गठन का आदेश पारित कर दिया था। यानी कि हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ ही डिसीजन दिया था। उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा था शाही परिवार के विरुद्ध निर्णय देते हुए मंदिर के मामलों के मैनेजमेंट करने के लिए एक बोर्ड के गठन का आदेश पारित कर दिया था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था? केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। यानी कि उनको निचली अदालत में भी उनको उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया, उसका केरल हाईकोर्ट ने भी फैसला सुनाया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं तो उनको आदेश को उन्होंने केरल के जो उच्च न्यायालय थे उसके आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, और याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी कि जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला जाएगा तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट तो किसी के भी आदेश पर रोक लगा सकती है। तो उन्होंने उच्च न्यायालय जो था, हाई कोर्ट जो था, उसके आदेश पर रोक लगा दी थी। ठीक है। और उनके जो जो आगे मैं बताऊंगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में वर्ष 2011 के केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि एक शासक की मृत्यु से शाही परिवार की मंदिर की विरासत प्रभावित नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जो केरल हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसमें कहा था कि भाई उनके छोटे भाई को अधिकार दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। शाही परिवार की मृत्यु 1991 में हो गई थी अंतिम शासक की, तो क्या उनके भाई को या इनके परिवार के शाही परिवार के लोगों को क्या प्रबंधन का अधिकार दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये लोग जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इनको राहत मिलता है, और 2011 में केरल उच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसको खारिज कर दिया जाता है, और एक शासक की मृत्यु से शाही परिवार की मंदिर विरासत प्रभावित नहीं होती है, ऐसा कहा गया है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और 2011 में केरल उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि वर्ष 1991 में त्रावणकोर के अंतिम शासक की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी मंदिर पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, ये केरल उच्च न्यायालय ने कहा था। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के स्तर को खारिज कर दिया है। तो जो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ कि पहले लोअर कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने, इन दोनों ने तो अगेंस्ट में फैसला सुनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, जो शाही परिवार के लोग थे, कि अगर उनकी मृत्यु, अंतिम शासक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद शाही परिवार के जो लोग हैं वही मैनेजमेंट का काम देखेंगे। ठीक है, उन्हीं के हाथ में मैनेजमेंट होगा, खजाने का मालिक वही होंगे। ये सब देख लीजिएगा। यह स्वीकार करते हुए कि प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है, सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में इसके पारदर्शी प्रशासन के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। ठीक है, क्योंकि ये सार्वजनिक मंदिर है, कोई भी जाके यहाँ पे दर्शन कर सकता है। तो जब सार्वजनिक है, मंदिर है, कोई भी दर्शन कर सकता है, तो न्यायालय ने तिरुवनंतपुरम जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक समिति के गठन का निर्देश भी दिया है। कुछ नियम कानून बनाए हैं, जो दिशा निर्देश है वो जारी किए हैं, और वही चीजें मैं आप लोग को बता भी रहा हूँ। ठीक है, मंदिर के प्रबंधन का इतिहास अगर जानना है तो जान सिर्फ अपने नॉलेज के लिए बस जान रही है। हो सकता है हिस्ट्री में कभी ऐसे पूछते क्वेश्चन कि वर्ष 1949 में त्रावणकोर और कोचीन की रियासत तथा भारत सरकार के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय पे हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी किसी रियासत के देश में शामिल होने के लिखित पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन का अधिकार जो था त्रावणकोर के शासक में निहित था। यानी कि 1949 में जब आपने देखा होगा देशी रियासतों का एकीकरण उस समय किया जा रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जितने भी छोटे छोटे रियासत थे उनको भारत में विलय पत्र पे सहमति करवाया गया। उन लोगों ने
आसानी से भारत में विलय कर दिया। कुछ लोग को ऑपरेशन पोलो के द्वारा जम्मू कश्मीर के शासक, हरी शासक, हैदराबाद या बहुत सारी ऐसी रियासत थी जिनमें उन्होंने एक्सेशन पे साइन किया था। बाद में इंदिरा गांधी ने उस एक्सेशन को मना कर दिया था, पीवी पर्स को समाप्त कर दिया था इंदिरा गांधी ने। तो कहने का मतलब है कि जब 1949 में त्रावणकोर और कोचीन की रियासत तब भारत सरकार के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी किसी रियासत के देश में शामिल होने के लिखित पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो उसके अनुसार ये था कि जो भी प्रबंधन होगा पद्मनाभ मंदिर के प्रबंधन का अधिकार सिर्फ त्रावणकोर के शासक में निहित था। जो मैं इतिहास बता रहा हूँ हो सकता है जब हिस्ट्री में कभी क्वेश्चन करंट अपडेट करके पूछ दे, इसीलिए मैं सब चीजों को बता रहा हूँ। ठीक है बेटा। और 1956 में नए केरल राज्य का निर्माण कर दिया गया। जाहिर सी बात है, नए राज्यों का निर्माण होता है, राज्यों का पुनर्गठन होता है, किंतु मंदिर का प्रबंधन अभी भी पूर्ववर्ती राजशाही परिवार द्वारा किया जाता रहा था। अगर 56 में राज्य जो केरल राज्य बना तो केरल राज्य में बना, तो उसके बाद जो मंदिर का मैनेजमेंट था अभी भी पूर्ववर्ती जो राजशाही परिवार थे उनके द्वारा किया जाता रहा। ठीक है। और 1971 में सरकार ने संविधान संशोधन के माध्यम से, जो संविधान में जुडिशियल रिव्यू जो होता है, संविधान संशोधन जो हुआ, प्रीवी पर्श एक शब्द कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक भुगतान जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय के बाद दिया जाता था वो समाप्त कर दिया गया। क्योंकि 1971 में जब इंदिरा गांधी सरकार आती है सत्ता में, तो उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो विलय पत्र पर जो लोग हस्ताक्षर किए थे, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो जो उनको प्रीवी पर्स जो उनको भुगतान जो दिया जाता था वो आते ही उन्होंने समाप्त कर दिया। यानी कि एक भुगतान जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पत्र के बाद विलय जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किए थे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसके बाद जो उनको मिलता था भत्ता तो वो उन्होंने समाप्त कर दिया था, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था। और जुलाई 1991 में त्रावणकोर के अंतिम शासक की मृत्यु हो गई और मंदिर का जो प्रबंधन था, मैनेजमेंट था, अंतिम शासक की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई जो थे मार्तंड वर्मा के पास चला गया था। यानी कि जो अंतिम शासक थे उनकी तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन मंदिर प्रबंधन का अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी उनके जो छोटे भाई थे उत्तरेदम तिरुनम मार्तंड वर्मा, उनके पास ये मैनेजमेंट चला गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में कि भैया ये जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है जो विश्व की सबसे बड़ी मंदिर है और सबसे बड़ी मंदिर है, सबसे ज्यादा महंगी मंदिर है, सबसे ज्यादा खजाना भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर में है। तो उस पे जो केस चल रहा था जिसपे लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने तो उनके अगेंस्ट में फैसला सुनाया, शाही परिवार के अगेंस्ट में फैसला सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भैया देखो उनके जो अधिकार है, शाही परिवार के जो अधिकार है वो यथावत बने रहेंगे। ठीक है। तो उन्होंने दोनों के भी जो फैसले थे उसको निरस्त कर दिया और उन्होंने कहा कि जो शाही परिवार है उनके जो मैनेजमेंट की जो पावर है जो उन्हीं के पास रहेंगे। तो मैंने पूरा का पूरा उसका इतिहास बता दिया पद्मनाभ स्वामी मंदिर का, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जीएस में भी, आपके पेपर में भी, आप कभी भी इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो आप लोग को रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर आखिर है कौन से भगवान की यहाँ पूजा वूजा की जाती है, ये भी तो जान लो। इतना सब पढ़ के चले गए, भगवान की पूजा कौन सी की जाती है ये भी तो जानना जरूरी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जी पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। यानी कि जो भगवान है, भगवान विष्णु जी है। ठीक है। और भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से शामिल है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग वहां पर पर्यटक जाते हैं, और इसीलिए जो तिरुवनंतपुरम में स्थित जो आपका भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है, भारत के प्रमुख जो वैष्णव मंदिर हैं, वैष्णव संप्रदाय के जो मंदिर हैं, वे शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे किस भगवान की पूजा की जाती है, तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैष्णव मंदिरों में शामिल यह एक ऐतिहासिक मंदिर है और तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से भी ये एक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। आगे देखते हैं। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान विष्णु के अनंत नाम के नाग के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है। यानी कि जो तिरुवनंतपुरम जो नाम रखा गया है वो भगवान विष्णु के अनंत, अनंत मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नाम के नाग के नाम पर ही रखा गया है।
और यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पदनाम कहा जाता है, यानी कि जो पदनाम जो मंदिर जो कहा जा रहा है वो भगवान विष्णु की विश्राम की अवस्था को, जैसे सैया पे भगवान विष्णु जैसे लेटे रहते हैं तो विश्राम की अवस्था को पदनाम कहा जाता है। और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पदना स्वामी के नाम से विख्यात होते हैं। और इसी रूप में जो भगवान जो विष्णु विराजित हैं, इसीलिए उसका नाम पदनाम पदनाम स्वामी के नाम से विख्यात है। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि तिरुवनंतपुरम जो नाम है भगवान विष्णु के, तिरुवंत है तो अनंत बीच में आ रहा है, तो अनंत का मतलब भगवान विष्णु के नाम पर ही, अनंत के नाम पर ही रखा गया है। और यहाँ पर भगवान विष्णु का विश्राम अवस्था को पदनाम कहा जाता है। और इस रूप में विराजित यहाँ भगवान विष्णु यहाँ पर पदनाम के नाम से विख्यात। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि साउथ में पड़ता है, केरल में पड़ता है, तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। और इसका निर्माण जो था राजा मार्तंड वर्मा द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो विश्व की सबसे बड़ी मंदिर है, भगवान विष्णु की मंदिर है, उनके अनंत जो नाम के नाम पर ही रखा गया है। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसका निर्माण राजा मार्तंड वर्मा द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये रहे आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाया हूँ, चाहे पैडी बाच ऐप पढ़ाया हूँ, चाहे पद्मनाभ स्वामी मंदिर पढ़ाया हूँ, चाहे आपको जीईओ के बारे में पढ़ाया हूँ, चाहे आपको आपका सबसे फर्स्ट जो टॉपिक था चाबहार जायदान रेल परियोजना, जिससे भारत को अलग कर दिया गया, चाइना फिर आया, वो गैस देगा, तेल देगा, वो उसको पैसा देगा। तो जितनी भी चीजें पढ़ाए हो बेटा आराम से पढ़िएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप प्रीलिम्स दें, चाहे वो आप मेंस दें, चाहे वो इंटरव्यू दे, आपको करंट अफेयर में कभी भी करंट अफेयर के तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर यूपीएससी का लड़का तैयारी कर रहा है या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो उसको कम से कम डीप नॉलेज होना चाहिए, डीप एनालिसिस होना चाहिए। जिस तरीके से पेपर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप मेंस में भी देखोगे तो 100 से 150 क्वेश्चन पूछेंगे, 200 शब्दों का क्वेश्चन होगा। तो जैसे भी क्वेश्चन आए, आपको उसमें इंपॉर्टेंट जो शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्दों का चयन करना है, और जिस तरीके से क्वेश्चन है उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ताकि दूसरों से अच्छे नंबर पा सकें। तो आपको पूरा तो पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर मंथली करंट अफेयर पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं है बेटा। उसका पूरा डिटेल जानो। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, उसका पूरा डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर जानो, कि भैया निचली अदालत ने क्या कहा, उचली अदालत ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले क्या था, प्रीवी पर्स को समाप्त किया। तो आपको एक चीजें समग्र पता चलती चली जाएंगी कि यार स्टूडेंट ऑफ एक्सेशन को उस समय साइन हुआ था, तो उस समय साइन हुआ था तो कहा गया था हमको तो वेतन दिया जाएगा, हमको तो भत्ते दिए जाएंगे। फिर एक हद तक तो आपके सर जब हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, आपको आजादी के बाद भारत के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होगा, तो ये चीजें जब आपको पूरा तैयारी हो जाएगी, होलिस्टिक तैयारी आपकी जब हो जाएगी, तो यही करंट अफेयर हो, वो चीजें जो आपके सर आपको परंपरागत तरीके से आपको पढ़ाते होंगे, तो वो दोनों जब मिक्सअप करके आप जब लिखेंगे, अपने अपने आप अपने तरीके से लिखेंगे, तो दूसरों से अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, यूपीएससी कुछ अलग नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं, उसका तो एक अलग फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कल फिर हम आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए टेलीग्राम का लिंक मैं अपना दे दिया हूँ, इसी टेलीग्राम के लिंक पे मैं पीडीएफ दे देता हूँ। हर चीज इसी टेलीग्राम के लिंक पे मिलता है, चाहे आपका वो आपका पीडीएफ हो, चाहे टाइमिंग हो, चाहे डेट हो, चाहे लिंक हो, तुरंत क्लिक करेंगे टेलीग्राम पे मेरे, जुड़ जाएंगे, उसके बाद और तुरंत हम सारा वीडियो ओपन हो जाता है। ठीक है, ये कोड है मेरा PJ01, इस कोड का यूज करके आप अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बढ़ा बचा सकते हैं। PJ P फॉर प्रिंस, J फॉर जयसवाल 01। ठीक है, और ये टेलीग्राम का लिंक है, इससे जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को यहीं पे बंद किया जाता है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे हम आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई सबसे जरूरी है, बाकी चीजें बात की जरूरी है, लेकिन पढ़ाई सबसे जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सभी लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद, ऑल ऑफ यू।